हमारे पास जो है ना कोई एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का पेशेंट है, ठीक है, तो उस पेशेंट में हम लोग को क्या क्या मिलेगा, उसमें हमें ना प्री रीनल प्रोलॉन्ग सेप्सिस मिल सकता है, प्रोलॉन्ग्ड प्री रीनल स्टेट मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना इनमें हमारे पास ड्रग्स की हिस्ट्री होगी, जैसे कि अच्छा ना ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद रखना है कौन सी ड्रग की हिस्ट्री हो, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, एनसेड्स हो गई, एस इनहिबिटर हो गया, एस एंड आर्ब्स इनहिबिटर हो गए। उसके अलावा जो है ना मीथोट्रेक्सेट हो गया। ये सब जो है ना हमारे पास इन पेशेंट्स में जो है ना ड्रग की हिस्ट्री होगी, या फिर जो है ना मशरूम पॉइजनिंग के केसेस में भी ना एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो रही थी, मशरूम पॉइजनिंग हो गई, स्नेक बाइट हो गया, ठीक है। ये सब ना पूछने अपने क्लिनिकल फीचर्स में और ये मिलेंगी भी, ठीक है। उसके अलावा जो है ना हम लोग को इनमें वाइटल साइंस और कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी मिल सकता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ना फीवर भी मिल सकता है। अगर हमारे पास कोई वेस्कुलर कॉज है जैसे कोलेस्ट्रॉल इम्ब्रोलाई वगैरह, तो बीपी, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन मिल सकती है। अगर ज़्यादा हो गया तो फंडोस्कोपी भी हमें साइंस मिल सकते हैं। अब हम लोग इन्वेस्टिगेशंस की बात कर लेते हैं कि रीनल कॉजेज़ में हम लोग क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। तो हम लोग क्या यूरिनरी सोडियम जो है ना हमारे पास ग्रेटर देन 40 मिलीमोल पर लीटर होगा, ठीक है। यूरिनरी सोडियम कितना होगा हमारे पास, एक्सक्रीशन 40 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा होगा, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो ना फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन हमारे पास जो है ना सोडियम की वही जो रीनल में थी लेस देन 1% हो ग्रेटर देन 1% होगी। उसके अलावा ना इसमें मडी ब्राउन कास्ट सेल्स मिल सकते हैं यूरिन में, मडी ब्राउन, ये आपने याद रखना है, मडी ब्राउन कास्ट सेल्स मिल सकते हैं, और प्रोबेबली ये जो है ना हमें एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना क्रेटीन काइनेज ज़्यादा हो सकता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हीमाचूरिया वगैरह मिल सकता है, प्रोटीन यूरिया मिल सकता है यूरिन में, ठीक है। इजनोफिलिक यूरिया मिल सकता है, वाइट कास्ट सेल्स मिल सकते हैं, तो ये सब जो है ना हमें मिल सकता है। रेड सेल कास्ट भी मिल सकते हैं जो कि पर्टिकुलरली हमें डिनाइट करेंगे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है। रेड कास्ट सेल्स हो गए, वाइट ब्लड WBC सेल्स हो गए, ये सब जो है हम लोग को इसमें मिल रहा होगा, ठीक है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में। नेक्स्ट हम पोस्ट रीनल की बात करते हैं। पोस्ट रीनल में हमारे पास जैसे हमने इसके को बताया था कि कॉजेज़ के हिसाब से इसमें क्या क्या फ़ीचर्स मिल सकते हैं हम लोग को। पोस्ट रीनल में हम लोग को जो है ना डिस्टेंडेड ब्लैडर मिल सकता है, ये आपने याद रखनी है कि डिस्टेंडेड ब्लैडर मिल सकता है, डिस्टेंडेड ब्लैडर मिल सकता है, कोई पेल्विक मास मिल सकता है, ठीक है। और फिर हम लोग इसकी क्या इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस में ना हम लोग यूरिनालिसिस कराते हैं जो कि हमें ज़्यादातर नॉर्मल मिलती है, लेकिन कुछ केसेस में ना हिमेचूरिया भी मिल जाता है, सही है। इन केसेस में ना हम लोग क्या कराएंगे, हम लोग करवाएंगे रीनल अल्ट्रासाउंड, जिसमें जो ना मेनली हाइड्रोनेफ्रोसिस भी मिल सकती है, जिनमें वेल्व का मसला हो, ठीक है। आइसोटोप रीनोग्राम कराएंगे, आइसोटोप रीनोग्राम, इसमें क्या मिलेगा हमें डिलेड एक्सक्रीशन मिलेगी, और कुछ ना मार्कर्स होते हैं जैसे प्रोस्टेट वगैरह, तो वो भी करा सकते हैं, लेकिन मेनली आपने याद रखना है कि हम क्या कराएंगे, रीनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे और आइसोटोप रीनोग्राम कराएंगे। ये तो हमने बात कर। हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हमारे पास मेनली 4-5 बातें जो आपने माइंड में रखनी है एक्यूट किडनी इंजरी की। सबसे पहले तो ये कि हमें हीमोडायनामिक जो स्टेटस है ना वो मेंटेन करना है। अगर पेशेंट जो है ना हमारे पास हाइपोवॉलीमिया के साथ आ रहा है, तो हमें उसको जो है ना उसको स्टेबल करना है। कैसे स्टेबल करेंगे, IV फ्लूइड्स देंगे। मेनली हम लोग जो है ना IV फ्लूइड्स में जो है ना बैलेंस्ड क्रिस्टलोइड सॉल्यूशंस देंगे। इनमें हमारे पास क्या क्या रिंगर्स लैक्टेट आ जाते हैं, उसके अलावा जो है ना प्लाज्मा लाइट आ जाते हैं, ठीक है। ये सब सॉल्यूशंस दे के ना अपने उसको मेंटेन करना है। और इन पेशेंट्स में जो है ना हमने स्टार्च सॉल्यूशंस नहीं देने, ये याद रखना है। एक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट्स में हमने स्टार्च सॉल्यूशंस नहीं देने। क्यों नहीं देने, क्योंकि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और ये जो है ना हमारे पास फर्दर ना हमारे पास जो है ना एक्यूट किडनी इंजरी को बढ़ा देंगे, एक्सेसरबेटेड कर देंगे। तो आपने ना ये बात रखनी है कि स्टार सॉल्यूशंस नहीं देने हमने, ठीक है। हीमोडायनामिकली पेशेंट को स्टेबल करना है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि हमने जो है ना हाइपर कैलीमिया को जो है ना
प्रिवेंट करना है हाइपरकैलीमिया और एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ना प्रिवेंट करना है। अगर पेशेंट को हाइपरकैलीमिया हो रहा है तो हम जैसे कि रेब्डोमायोसिस के पेशेंट्स में या बर्न्स के पेशेंट में, तो हमने ना किसी भी सूरत में जो है ना हाइपरकैलीमिया को मेंटेन करना है बाय गिविंग एनी टाइप ऑफ, बाय गिविंग डायूरेटिक्स, और या फिर उनको जो है ना अगर कार्डियक प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग डिजॉक्सिन वगैरह देके ना हमने उनका पोटेशियम लेवल जो है ना मेंटेन रखना है, ठीक है। थर्डली बात जो है ना हमने करनी है कि हमारे पास कार्डियो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस जो हो रही हैं उनको प्रिवेंट करना है। अब जो कार्डियो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस है ना, जैसे कि अगर हमने बहुत ज़्यादा आईवी दे दी है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स दे दी है, तो उनमें चांसेस देंगे ना पल्मोनरी एडिमा हो, तो हमने उसको प्रिवेंट करना है। सबसे पहले हमने उसके ऑक्सीजन लेवल को वो मेंटेन करना है, उनको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन देके उसको मेंटेन रखना है ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अगर हो भी रही हैं तो हमने उसको मेंटेन करना है कि हमें इतना फ्लूइड ही नहीं देना है। तो आपने सबसे पहले ना ये बात याद रखनी कि हमें उसको फ्लूइड्स दे देना, तो इसको बार बार मॉनिटर करते रहना है। ये नहीं कि बस फ्लूइड्स दी जा रहे तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। फोर्थली जो है ना आपने क्या करना है, अगर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस को मैनेज करना है, अगर जो है ना हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया वगैरह हो रहा है तो उसको हम लोग हाइपोनेट्रिक सोल्यूशन देंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ना इन पेशेंट्स में कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दे सकते हैं। डाइटरी मेजर्स का ख्याल रखना है, ऐसा नहीं करें कि पेशेंट को जो है ना हाई प्रोटीन कंटेंट दे, ठीक है। ये सब जो है ना डाइटरी मेजर्स का ख्याल रखने के, हाई प्रोटीन कंपोनेंट पेशेंट को नहीं देना है। और अगर पार एंट्रल या एंट्रल न्यूट्रिशन की ज़रूरत भी पड़ रही है ना तो आपने उसको कंटिन्यूसली मेजर करते रहना है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना जिन पेशेंट्स में हमारे पास पोस्ट रीनल कॉजेज़ हो रहे थे ना, तो या फिर रीनल कॉजेज़ हो रहे थे, उनमें ना बहुत ज़्यादा चांस होता है कि इन्फेक्शन भी होता है। हम लोगों ने ना इन्फेक्शन को प्रिवेंट रखना बाय गिविंग द अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स। अगर हमने कहा था ना कि कुछ ड्रग्स की वजह से जो है ना, मेडिकेशंस की वजह से जो है ना, जैसे कि पीपीआईज हो गई, या फिर जो है ना एस इनहिबिटर, आरबी इनहिबिटर हो गया, या फिर एनसेड्स हो गए, इनकी वजह से जो एक्यूट किडनी इंजरी हो रही है ना, आपने इनको मालूम करके इनको स्टॉप करना है हर हालत में, सही है। मेडिकेशंस को आपने स्टॉप करना है, मेडिकेशन जिनकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हो रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पोस्ट रीनल कॉज है ना, तो हमने रीनल ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसको हम लोगों ने ना प्रिवेंट करना है बाय गिविंग यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन को हम कैसे करेंगे, कोई स्टंट डाल देंगे या कोई परकोटेनियस नेफ्रोस्टोमी करेंगे, परकोटेनियस नेफ्रोस्टोमी करेंगे या स्टंट डाल के ना इसकी ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करना है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना लास्टली हमारे पास क्या है, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर हमारे पास ये जो एक्यूट किडनी इंजरी है ना वो सही ही नहीं हो रही है किसी भी तरीके से, मतलब हमने इसको आईवी फ्लूइड दे दिया, परकोटेनियस नेफ्रोस्टोमी कर ली, सब कर लिया, फिर भी हमारे पास नहीं ठीक हो रही, कोई भी कॉज नहीं बचा, अब ये ना फर्दर जो है ना बढ़ती जा रही है, प्रोग्रेसिस में जा रही है, तो हम लोग जो है ना उसमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे। ये सबसे लास्ट ऑप्शन है, लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने हीमोडायनेमिकली पेशेंट को स्टेबल कर दिया ना, तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि जो रिवर्सिबल हो जाए एक्यूट किडनी इंजरी। अगर फिर भी नहीं हो रही है ना, तो अपने इन सब पॉइंट्स को याद रखते हुए ना ये सब करना है। अगर फिर भी पेशेंट सही नहीं हो रहा, रिपरफ्यूजन थेरेपी हो रही है, या फिर जो है ना उनमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं, जैसा कि ना पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, या फिर जो है ना पेशेंट्स में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हद से ज़्यादा बढ़ गया है, यूरीमिया हो गया है, ठीक है।